देवभूमि उत्तराखंड, जो अपने अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है, आजकल कई कारणों से, कई गलत कारणों से सुर्खियों में बनी हुई है। इन सारे ज्वलन मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद हैं। धामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। शुरुआत में पेपर लीक के मामले से करना चाहती हूँ। आपने हाल में एक स्टेटमेंट दिया। आपने कहा कि छात्रों के लिए मैं अपना जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हूं। एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसा वाक्य, ऐसा स्टेटमेंट देना बड़ी बात है। धामी जी, इसकी नौबत क्यों आई? क्या आपने सिचुएशन को समझने में चूक करी? स्थिति की गंभीरता आप समझ नहीं पाए? नहीं, देखिए, चूँकि मैं स्वयं भी बहुत सामान्य परिस्थितियों में पला बड़ा हूँ और छात्रों के बीच में, नौजवानों और युवाओं के बीच में मैंने लंबे समय तक काम किया है। 3 जुलाई को मेरा विधानमंडल दल के नेता के नाते मेरा चयन होता है। 4 जुलाई को मैंने शपथ ली थी और मेरा सबसे पहला संकल्प था कि राज्य के अंदर जितनी भी हमारे सरकारी नौकरियां हैं, जो खाली पद हैं, उन सभी पदों को हम भरेंगे। और मैंने भर्ती का अभियान चलाने के लिए जो हमारे आयोग थे, दोनों ही आयोगों को उसी समय कहा और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 4 सालों में 25,000 का ये आंकड़ा चला गया। 25,000 भर्तियां बिना नकल के, बिना पेपर लीक के, पारदर्शिता के साथ, बिना किसी भ्रष्टाचार के, जो योग्य बच्चे थे, योग्य हमारे बेटे बेटियां थी, भाई बहन थे, उन सभी को चयन का अवसर मिला, उनको नौकरियां मिली। और जो एक प्रकरण बीच में आया अभी, देखिए, एक सेंटर पर कुछ क्वेश्चन बाहर आते, तो लीक हुआ पेपर? नहीं, पेपर लीक इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि पेपर लीक तब होता है 11 बजे से पेपर शुरू होना था। अगर वो पेपर 10 बजे बाहर आ जाता, 10:30 बजे आ जाता, तो आप उसको पेपर लीक कहते। तो ये चीटिंग का मामला था और चीटिंग के मामले में जो भी दोषी था, जिस व्यक्ति ने वो काम किया था, वो पकड़ लिया गया और जिसके द्वारा वो पेपर कहीं आगे सर्कुलेट किया गया था, वो सारे पकड़ लिए गए। और हमारे छात्रों और हमारे बीच में एक तरह से बीच में कम्युनिकेशन गैप जैसा होने लगा। तो मैं स्वयं छात्रों के बीच में चला गया और मैंने कहा कि भाई, इतना जो भी काम हमने किया आज तक, छात्रों के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है, सरकारी नौकरियां ठीक प्रकार से हों, पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया जो बढ़ी है वो अनवरत रूप से आगे चलती रहे, कंटिन्यू चलती रहे। और उन्होंने कहा कि आप सीबीआई जांच कर दीजिए इसकी। हमने कहा हम सीबीआई जांच कर देते हैं। उससे आगे बढ़ चढ़ कर मैंने कहा कि नौजवान युवाओं के लिए, चूंकि मेरा सारा जीवन छात्र राजनीति से और युवा राजनीति से प्रारंभ हुआ है, तो अगर मैंने अपने जीवन में जो भी काम किया है, नौजवान युवाओं को सामने रख के किया है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए किया है। अगर उनके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो क्या बड़ी बात है, तो हम जान दे सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। धामी जी, आपने एसआईटी का निर्माण किया, 5 दिन एसआईटी निर्माण हुआ था। मामला शांत नहीं हो रहा था, बच्चे मान नहीं रहे थे। आपको खुद जाना पड़ा, आपको इस बात को मान्य करना पड़ा कि आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए परमिशन देंगे। धामी जी, आपके ऊपर दबाव था, शायद आप ये समझ गए थे कि छात्र बिना सीबीआई इंक्वायरी के मानेंगे नहीं, तो आप दबाव में इस बात को माने। अब देखिए, छात्रों के आप दबाव की बात करेंगे तो कोई बात नहीं, छात्रों का मैं दबाव मानता हूं कि छात्र ऐसा चाहते थे, तो मुझे क्या परेशानी है। अगर छात्र चाहते हैं, हमारे बच्चे चाहते हैं, तो उनके लिए जांच होनी चाहिए। उनको जिसमें संतुष्टि हो, हम उसको, अगर हमने कोई गलती नहीं करी है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो हमने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी, उसमें दबाव जैसी कोई बात नहीं है। छात्रों की बात थी, छात्रों ने जो मांग करी थी, हमने उनकी मांग मान ली और एसआईटी की जांच तो चल ही रही है। एसआईटी अपने तरीके से काम करेगी, सीबीआई अपने तरीके से काम करेगी। जल्दी से हमारा ये प्रयास है कि अब जल्दी से जल्दी जांच पूरी हो, जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो इसमें। ठीक है। धामी जी, आप पर यह भी आरोप लगा,
आप पर यह आरोप लगा कि आपने पेपर लीक को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। आपने कहा, जब आपके राज्य में पेपर लीक हुआ, आपने कहा यह नकल जिहाद है। अब एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि नकल जिहाद है, तो इसे कैसे समझा जाए? देखिए, वो मैंने इसलिए कहा, मैं बिल्कुल इसको स्वीकार करता हूं, मैंने कहा गलती हुई नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी है। देखिए, ये एक भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करने का एक पूरा षड्यंत्र था, इसलिए मैंने इसको जिहाद कहा और मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, क्योंकि ये षड्यंत्र है, ये पेपर लीक नहीं है, ये भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करने का प्रयास है और ये पूरा जो है एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। ये नकल का मामला है, एक नकल का मामला है। कुल 12 क्वेश्चन बाहर आते हैं तो नकल का मामला है, लेकिन हमारे छात्र और हमारे बच्चे, युवा जो चाहते हैं, हम उनकी मांग को आगे बढ़ाएंगे और भी उनकी जो मांगें होंगी, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए, उनको उनके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अगर मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, तैयारी करेंगे तो हमको जो है हमारी योग्यता और क्षमता को कोई भी उसके साथ अन्याय नहीं करेगा। हमारी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा का निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा। धामी जी, जो आरोपी था वो एक मुसलमान था, तो आपने कहा नकल जिहाद। अगर आरोपी एक हिंदू होता तो आप नकल सनातनी कहते क्या धामी जी? देखिए, मैंने किसी वर्ग विशेष के नाम को लेकर मैंने नहीं किया है। फिर मैंने कहा कि ये एक प्रकार का एक षड्यंत्र है, इसलिए मैंने उसको ये कहा। और ये षड्यंत्र है, और आप खुद ही सोचिए कि अगर पेपर लीक हो तो पेपर 9 बजे बाहर आना चाहिए, अगर 11 बजे शुरू हो रहा है, 10 बजे आना चाहिए। तो क्या हुआ था, बताइए क्या हुआ था जब आप कहते हैं कि ये चीटिंग है, लीक नहीं है? उसने बताया, जिसने ये चीटिंग करी, 11:30 बजे, 11 बजे पेपर शुरू होता है, 11:30 बजे वो किसी तरीके से कहीं उसने अपना मोबाइल मोजे के अंदर कहीं छिपाया हुआ था। बाकी तो अभी जांच कर रही है, सीबीआई भी कर रही है, एसआईटी भी कर रही है, उनकी जांचों में बाहर आएगा। जो प्रारंभिक जांच में ये मामला, जो मैंने भी जांच के लोगों से सुना है कि वो कहीं मोबाइल छिपा लिया, उस मोबाइल में से 12 क्वेश्चन कहीं से उसने उसका फोटो खींच के बाहर डाल दिया, अपनी बहन को डाला, बहन ने किसी और को दिया। जब एग्जाम शुरू हो गया था उसके बाद? एग्जाम शुरू होने के आधा 35 मिनट बाद। ठीक है, 35 मिनट के तो बाद उसने क्वेश्चंस के फोटो लिए और अपनी बहन के पास क्वेश्चन भेज दिया। ठीक है, उस बहन ने किसी और को भेज दिया और बहन के पास से कहीं और चला गया। ओके। हाँ, लेकिन वो जब तक पेपर चलता रहा, हाँ, तब तक वो कहीं और नहीं गया। लेकिन पेपर जैसे ही खत्म होता है 1 बजे, तो 1 बज के लगभग 25 मिनट 30 मिनट के बाद फिर हंगामा होता है कि जो है पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। तो धामी जी, आप ये कह रहे हैं कि जब बच्चे 11 बजे पेपर लिखना शुरू किए तब तक कोई भी सवाल बाहर नहीं गया था, इसलिए आप इसे पेपर लीक का मामला नहीं मान रहे? नहीं, नकल का मामला है। नकल का मामला, और नकल के लिए हमने नकल का कानून बनाया हुआ है। तो मेरा यही सवाल आपसे, एंटी चीटिंग लॉ आपने पास करवाया 2023 में, देश में ये एक सख्त कानून माना जाता है, सख्त कानून माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये इस तरीके की घटना हुई धामी जी। इसीलिए सवाल आपका कि एग्जिट लॉ तो आपने पास करा दिया, लेकिन आप एग्जीक्यूशन में फेल हो गए। मेघा जी, देश में हमारे 302 का भी कानून बना हुआ है, 304 का भी कानून बना है, कई सारे हमारे कानून बने हैं। ये अपराधियों को सजा देने के लिए बने हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अपराधी जो है उसको अपराध न करे। अपराध तो फिर भी हो रहे हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा, और इसमें भी कानून अपना काम कर रहा है। इसमें हम लोग कहाँ गलत हैं, बताइए? लाखों बच्चों की फ्यूचर का बात है धामी जी। हाँ, तो उनके फ्यूचर से इसीलिए मैंने कहा चाहिए था कि ये एग्जीक्यूशन सही से हो, कम से कम यहाँ तो थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। आप बताइए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जब 1 लाख लोगों के पास पेपर चला जाता है, अगर कोई किसी की मनसा ही ऐसी हो, 1 लाख लोगों के पास गया है, और जब किसी की मनसा ही पहले से ये है कि भाई उसको एग्जाम नहीं देना है, वो एग्जाम में कोई सिलेक्शन के लिए एग्जाम नहीं देना है, ठीक है, केवल भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करना है, और 4 सालों में जो रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं उस भर्तियों को कहीं ना कहीं डेंट करना है। इस इंसान के पीछे कौन लोग हैं, आपकी क्या जानकारी? अब जो भी लोग होंगे देखिए सामने आएंगे, क्योंकि हम तो सच्ची नीयत से काम करते हैं, अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, इसीलिए हम एंटी चीटिंग का पूरे देश भर का सबसे सख्त कानून में से एक कानून लेकर आए हैं। और पिछले, अगर हमारी नीति और नीयत में कोई शक होता, कोई कमी होती, तो 4 सालों में एक भी मामला आता, अभी तक एक भी प्रकरण नहीं आया। धामी जी, इस मुद्दे पर जम के राजनीति भी हुई है,
ठीक है, आपके राजनीतिक विरोधी, और अब मैं नहीं नाम लेना चाहती हूं कौन लोग थे, कहां से थे, किस पार्टी से थे, सब आपको पता है, जमकर राजनीति हुई है। मैं आपसे अब पूछना चाहती हूं कि क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे को बुरी तरीके से आपके विरोध में भुनाया गया है? देखिए, राजनीति का क्षेत्र है, मैं इसको कोई किसी के बारे में कुछ कहूं, किसी की आलोचना करूं, या आपके चैनल पर बैठकर, उनकी अपनी सोच थी, मेरी अपनी सोच है। मेरी सोच में था कि छात्रों की जो बातें हैं, छात्रों को जिस चीज़ से संतोष होता है, जिनसे उनका कॉन्फिडेंस वापस आता हो, एक संवाद की स्थिति बनती हो। सरकार भी उन्हीं बच्चों की है और वो बच्चे भी सरकार के हैं, हमारे ही बच्चे हैं, तो हम उनसे क्यों क्लैश करेंगे, क्यों हम उनसे जो है कोई तनाव मोल लेंगे। इसलिए हम बच्चों, मैंने देखिए इस पूरे मामले में मैं आपको बताऊं, पहले दिन से मेरा था कि इस मामले में जो राजनीति कर रहे हैं वो एक सेक्शन है, लेकिन आमने सामने जैसे आप और मैं बैठे हैं, ऐसे हमारे सामने। आप मानते हैं कम्युनिकेशन गैप हुई थी आपके बच्चों के साथ? कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ, लेकिन उनको समझाने में थोड़ा सा हमको ऐसा लगा कि जो हमारा पक्ष था कि हमको लगता था कि भाई एक जगह नकल का मामला आया है, एसआईटी इसकी जांच कर लेगी, आरोपी पकड़ लिया गया है। लेकिन जब बात आगे बढ़ने लगी तो हमने कहा कि हम ही इसका पटाक्षेप करते हैं। मैं स्वयं जाता हूं उनके बीच में, मैं गया उनके बीच। आरोप आप पर लग रहे हैं। आज भी ऐसी कोई खबर थी कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग कर दिया गया है, चाहे वो मजार हटाने की बात हो या यूसीसी लागू करने की बात हो। आपके ऊपर आरोप ये लगता है पुष्कर सिंह धामी जी कि आप एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिल्कुल हमारे राज्य में स्थिति इसके बिल्कुल अलग है। जो आप कह रही हैं, आपका जो आरोप है या आपके पास जो, बिल्कुल मैं इस आरोप को नहीं मानता हूं, क्योंकि हमने कभी भी किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने जैसा कोई काम नहीं किया है। देखिए, बुलडोजर चले हैं, अतिक्रमण हटा है और बड़ी संख्या में हटा है, लेकिन वो कौन सा हटा है जहाँ पर इंक्रोचमेंट है, सरकारी जो संपत्तियाँ हैं उन पर कब्जा है, ज़मीनों पर कब्जा है, उनको हटाया है। और हमारे राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए, हम तो सब लोग बहुत प्रेम से रहने वाले लोग हैं, आपस में बहुत लोगों का आपस में प्रेम है, एक दूसरे से मेल जोल है, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जहाँ भी अतिक्रमण, ये बताइए, अतिक्रमण आप सही मानती हैं क्या? मैं तो आपसे, आपने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे हैं, एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ, आप ही के दर्शक देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो अतिक्रमण या अवैध कब्जा, सवाल ही नहीं था, सवाल समुदाय पर था। नहीं, समुदाय, मैंने कहा कि समुदाय की बात ही नहीं है। किसी भी समुदाय को अतिक्रमण कोई भी करे, अतिक्रमण हटाया है हमने, और अतिक्रमण हटाने के लिए हमने सारी जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था के अनुरूप काम किया है। सबको कहा है कि भाई स्वयं हटा लीजिए, अगर आप नहीं हटाएंगे तो हटाना ही पड़ेगा। तो मैं चीफ जस्टिस गवाई जी को कोट करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना। सरकार एक साथ जज, ज्यूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। तो सवाल धामी जी आपसे ये कि आप जज, ज्यूरी और जल्लाद बनने की नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने जो व्यवस्था है, जो कानूनी रूप से जो विधि सम्मत है, हमने वही काम किया है, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है। पहाड़ों में इतनी जो तबाही हो रही है, इस बार जिस तरीके की बारिश हुई है, उत्तराखंड के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा तबाही लेकर आई है ये बारिश। अब ऐसा है कि इस बार मॉनसून में जो हुआ, भारी पड़ा, आपकी पूरे राज्य पे भारी पड़ा। अब ये कहा जा रहा है कि अनियोजित जो निर्माण है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, रैम्पेंट कंस्ट्रक्शंस हैं जो हो रहे हैं, पहाड़ में विकास के नाम पर हो रहे हैं धामी जी, उसको जिम्मेदार माना जा रहा है। जिस तरीके की तबाही हुई, लोगों को डर लगने लगा है। अब पहाड़ों में छुट्टी मनाने में जाने के लिए अब लोग 2 बार सोचते हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कहाँ लैंडस्लाइड हो जाएगी, कहाँ फंस जाएंगे, कहाँ जाम हो जाएगी, क्या मुसीबत हो जाएगी। धामी जी, कैसे निपटेंगे इनसे आप? देखिए, एक तो हमने जो अपने यहाँ का डेवलपमेंट का जो मॉडल बनाया है, वो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का बैलेंस हो, हम उसके आधार पर कर रहे हैं। और दूसरा, पहाड़ों में ऐसा कोई अंधाधुंध निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ये आरोप आप पे लग रहे हैं कि माइनिंग लीजेस हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स है, सबकी परमिशन रैम्पेंट तरीके से दे रही है सरकार। ये आपदा के कारण ये नहीं है, बादल फटना, ये करना, ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट है। और इसके लिए वो लोग दोषी हैं दुनिया के, जिन्होंने इस पृथ्वी का तापमान सबसे ज़्यादा बढ़ाया है, जिन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया है। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे स्थान हैं, धराली में ऐसा कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है जहां सबसे बड़ी आपदा आई शुरुआत में। थराली में कोई
धराली और थराली में कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं हुआ है। चेपड़ों में कोई जो है ऐसा निर्माण कार्य नहीं है। चमोली जनपद के ही कुंतरी, धुरमा और ऐसे अनेक नंदानगर के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ भी जो है आपदा आई है वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। रुद्रप्रयाग जनपद के छेनागाड़ के आसपास कोई निर्माण कार्य नहीं है, सामान्य घर बने हैं। पौड़ी जनपद के सैंची गांव के आसपास बड़ी आपदा आई, एक ही स्थान पर 22 स्थानों पर जो है मलबा आया, 22 स्थानों पर एक गांव में। वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं है, पुरानी शैली में घर बने हुए, नए घर भी नहीं बने हैं बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं, सीमांत जनपद पिंडारी ग्लेशियर के पास का बागेश्वर, वहाँ के कपकोट क्षेत्र का पौसारी गांव, जहाँ 5 लोगों का जान माल की हानि हुई, कोई निर्माण कार्य नहीं है। सामान्य रास्ता भी बड़ी मुश्किल से बना है वहाँ तो। कुछ लोग कहते हैं आपके राज्य में कि जब से धामी जी आए हैं तब से एक लड़ाई पुरानी समय में होती थी, फिर बंद हो गई थी, अब वापस शुरू हो गई है। मैदानी इलाके, पहाड़ी इलाके, ये लड़ाई वहां उन दोनों इलाके के लोगों के हर स्तर पे लड़ाई, चाहे वहां के अफसर हो तो वो लड़ते हैं, चाहे व्यापारी हो तो लड़ते हैं, पॉलिटिशियंस हो तो लड़ते हैं। धामी जी, आपने ऐसा कुछ किया कि वापस लड़ाई लगवा दी मैदानी और पहाड़ी इलाकों में? बिल्कुल नहीं, हम तो पूरे राज्य का समेकित रूप से विकास कर रहे हैं। कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़, जौनसार, हमारे राज्य के अलग अलग बोली किसान, और मैंने तो सब बच्चे से बाहर ही रहा हूँ, इसलिए और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो मंत्री है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से, उनके मुंह से शब्द निकले थे, और ये शब्द सामान्य शब्द नहीं थे, क्योंकि शिव के धाम में निकले थे, बाबा केदार के धाम में निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो हम सब पूरे उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी के जो शब्द हैं उनको चरितार्थ करने के लिए, उनको कल पर उतारने के लिए काम करेंगे। वो हमको प्रेरणा भी देते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा भी भरते हैं। तो कोई परेशानी नहीं चल रही है ये दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिवाइड नहीं है स्टेट? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि अगर ऐसा कुछ होता तो उसका परिणाम आपको चुनाव में दिखाई देता। देखिए, पहली बार राज्य में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी। राज्य के इतिहास में पहले ये था, एक बार एक पार्टी की सरकार, चुनाव होगा दूसरी पार्टी की सरकार। हमने विधानसभा का ये मिथक टूटा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया, 5 सीटें हमारी, फिर से हम लोग दोबारा 5 सीटें हमारी जो है तीसरी बार 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली। सारे निकाय भी हम जीते और आप लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम भी हो गए हैं। हम जीते। अभी हमारे जो राज्य के 70% भूभाग पर जो 70% जनसंख्या जिसमें अपना पोल करती है, वो हमारे पंचायत के चुनाव हैं। उस पंचायत के चुनाव में भी हम पूरी तरह से 90%, 80% ऐसी जीत हमारी हुई है। धामी जी, आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।